गोइंग फॉरवर्ड, कल मैंने आप लोग को ये डिटेल्स बताया था चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करने का। चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करने का एक मेथोडोलॉजी ये डेफिनेटली होता है फ्रॉम अरेंजमेंट्स कैलकुलेट करना, ठीक है। बट अरेंजमेंट्स फाइंड करना at two different temperatures, especially a temperature other than 0 Kelvin, ठीक है, is a difficult task। जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर कितने माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं ये काउंट कर पाना, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल फॉर्मूला तो ठीक है, थ्योरेटिकली तो ये फॉर्मूला ठीक है, बट practical application of this formula becomes a tedious task, ठीक है। We have other derivations या other formats in order to do this or accomplish this. I'll be discussing first of all that. See, arrangement जो है, uh, it has been proved that कि जो भी arrangements, the quantity of arrangements at a of a system, मतलब microscopic states of a system are proportional to, or they are proportional to the temperature of the system, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, एक्चुअली द रूल इज समथिंग लाइक दिस। एंट्रोपी चेंज of the system is also related to the heat reversible heat given to the system। Delta S is equal to integral dq reversible divided by temperature from state 1 to state। इस फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा सा 2 मिनट में स्पेंड करता हूँ, 2 से 3 मिनट, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू गाइस। सी, और ये जो रिलेशनशिप हमारे पास आया है कि हीट जो सप्लाई कर रहे हैं, रिवर्सिबल हीट जो सप्लाई कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो चेंज इन एंट्रोपी के बराबर होगा। दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ एम्पेरिकल फाइंडिंग, इट्स एन एम्पेरिकल फाइंडिंग, एम्पेरिकल फाइंडिंग, दैट इज एक्सपेरिमेंटली दिस हैज बीन प्रूवन। 50 एक्सपेरिमेंट किया, हर एक्सपेरिमेंट में ये चीज सही हो रहा था, तो हमने इसको एक लॉ बना लिया, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि हाउ कैन वी रिलेट इट
सी माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स जो है, माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स, they are part of number one momentum, ठीक है, एंड नंबर टू पोजीशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. इज इट ओके? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यही दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स. तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, दैट इज गोइंग टू बी डिपिक्टेड बाय दिस. अब दूसरी चीज है, जो क्यू हमने सप्लाई किया सिस्टम को, क्यू रिवर्सिबल जो सप्लाई किया, that Q reversible is directly proportional to, that is going to be directly proportional to change in kinetic energy of the particles. Is it okay? ये होगा. और kinetic energy अगर change हो रहा है तो obviously that is going to be somehow related to momentum. और possible momentum system, ठीक है. And obviously the temperature at which this is being given, मतलब see, अगर मैं 5 जूल एनर्जी किसी सिस्टम को तब दे रहा हूं जब उसके पास 100 जूल एनर्जी है, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट मोर मॉलिक्यूलर मोशन, या परसेंटेज वाइज चेंज जो होगा दैट विल पॉसिबली बी मोर if I'm going to supply 5 joule of energy to a system when it has 1000 joules of energy. Are you guys getting this point? If I'm supplying 5 joules of extra energy to a system which has 100 joules of energy, तो उसके अंदर changes in energy जो होगा या changes in momentum of particles जो होगा, that will be corresponding to obviously 5 units, but percentage change will be more in this case compared to that in this case, right? या relative change जो होगा that will be more in first case compared to that in the second case. Can we relate it mentally or not? If not, तो फिर मैं explain करूंगा values निकाल करके. Hello? Yes, sir. See, I'm simply saying किसी system के पास इनिशियल एनर्जी जो थी, इनिशियल एनर्जी, दो वी डोंट नो दैट, बट हाँ इसको रिलेट डेफिनेटली कर सकते हैं टेम्परेचर के साथ. ये जब टेम्परेचर, मतलब कम टेम्परेचर पर अगर 5 जूल की एनर्जी देते हैं, कम टेम्परेचर मतलब उसके पास कम एनर्जी है पहले से, ठीक है, और ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा एनर्जी है पहले से. इज इट ओके? तो कंडीशन 1 में सपोज हमने ये ले लिया, जब कम टेम्परेचर है तो उसके पास 100 जूल्स ऑफ एनर्जी है, एंड वी एडेड डेल्टा क्यू रेव जो हमने प्रोवाइड किया, दैट इज 5 यूनिट्स या 5 जूल्स. तो परसेंटेज चेंज जो हुआ दैट इज 5%, वेर एज 1000 पर जब हम चेंज कर रहे हैं 5 यूनिट का ही, तो इट इज गोइंग टू बी 0.5%, ठीक है. ऑब्वियसली और जब 100 जूल इनिशियल कंटेंट था और 5 जूल हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया, तो द लेवल ऑफ randomness which I would have created in this system is going to be higher compared to that in this. जितना रैंडम ये था उसके कंपैरिजन में, और जो एक्स्ट्रा रैंडमनेस हमने प्रोवाइड किया है इसको या ब्रॉट इन किया, वो सेकेंड वाले कंडीशन में इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लेसर. इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है.
रैंडमनेस बोलू, रैंडमनेस अगर डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है तो परसेंटेज चेंज इन एनर्जी ही अभी समझ लो। परसेंटेज चेंज इन एनर्जी सेकंड वाले पार्ट में डेफिनेटली कम रहेगा, और चूंकि परसेंटेज चेंज इन एनर्जी कम है तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम जो होगा, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम और पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में, तो पहले वाले केस में ज्यादा रहेगा परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, whereas दूसरे वाले केस में इट विल बी लेसर। काइनेटिक एनर्जी का चेंज अगर कम है परसेंटेज चेंज, तो मोमेंटम का भी परसेंटेज चेंज जो होगा वो फर्स्ट वाले केस में ज्यादा होगा, सेकेंड वाले केस में कम होगा। इज इट ओके? Yes, sir. फाइन। एंड if that is the case, then uh, the point that this empirical relation was found can be like now thought of to be, I mean, obviously it's not a theoretically driven thing or theoretically found thing, but yes, it can be seen as okay, डेल्टा एस को ये फिगर जो है ये पॉसिबली एक्सप्लेन कर पाता होगा। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल कहीं आउट ऑफ बॉक्स आ गया है ऐसा नहीं है। देयर इज सम रेलेवेंस विच कैन दो नॉट थ्योरेटिकली प्रूव इट कि एग्जैक्टली इससे कैसे आ रहा है, बट हाँ एक रेलेवेंस डेफिनेटली या एक रिलेशनशिप काइंड ऑफ not so strong, but yeah, a weak relationship can definitely be brought into the picture, which can explain that dq reversible by t is a possible factor which can give delta s value of the system. ठीक है, once we are aware of this fact, then I'll elaborate this expression into a more robust form or more applicable form with the help of first law of thermodynamics. ठीक है, देखिए डीक्यू रिवर्सिबल है, वहां पे दिया हुआ था डीक्यू रिवर्सिबल, राइट। फर्स्ट लॉ हमारा क्या बोलता है? क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, राइट। हेलो, Yes, sir. यही रिलेशनशिप होता है ना फर्स्ट लॉ। Yes, sir. Yes. सो इसके बदले में मैं इसको रख लेता हूं, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी, and this will simply be n cv dt by t minus p dv by t integral state 1 to state 2 दोनों को सेपरेटली अगर इंडिकेट ये करने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो P by T क्या हो जाएगा? इफ इट इज आइडियल गैस,
और अगेन यहाँ पर हम लोग जनरली आइडियल सिस्टम ही कंसिडर करते हैं. सो फॉर आइडियल गैस, देखो यहां तक जो है ये हमारा बेसिक इक्वेशन है. ठीक है, अब हम लोग गैसियस सिस्टम की बात कर रहे हैं सिर्फ. अगर गैसियस ना हो, सॉलिड हो, तो पीडीवी सॉलिड या लिक्विड होगा, तो पीडीवी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है उनके केस में जनरली. तो ये वाला कंपोनेंट विल बी a neglected thing. But for gases, or especially ideal gases, it's going to be PV is equal to nRT, and P by T will be equal to nR by V. Is it okay? So I can place this over here. So this will become integral NCV dt by T minus integral nR by V dV. ठीक है. ऑब्वियसली दोनों में इंटीग्रेशन विल टेक प्लेस बिटवीन स्टेट 1 एंड स्टेट 1. ठीक है, यहाँ पर स्टेट 1 द वेरिएबल इज टेम्परेचर. हियर द वेरिएबल इज टेम्परेचर, सो बेसिकली T1 से T2 के बीच में होगा. और यहाँ पर वेरिएबल इज वॉल्यूम, देयरफॉर V1 से V2 के बीच में होगा. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ स्टेट 1 जो है, we can define it as state 1 is equal to maybe P1, T1 and V1. ठीक है ना? And state 2 जो रहेगा, that will be P2, V2 and T2. So this integration will be between T1 and T2 NCV. Actually, NCV is going to be it's generally going to be a constant term. CV is going to be a constant value between the temperature range. हमारे लिए इसको वेरिएबल नहीं रखा जाता है. हाउएवर रियलिटी में CV वेरिएबल होता है. सो जब CV अगर मान लो टेम्परेचर के टर्म्स में वेरिएबल दिया हुआ है, तो CV ब्रैकेट ये यहीं पे आ जाएगा, रह जाएगा. ठीक है, और अगर CV कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है. इट विल सिंपली बी रिटन एज T अपॉन T, dt अपॉन T का इंटीग्रल, और ये हो जाएगा NR बाहर आ जाएगा. ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, NR विल कम आउट, और यहाँ पर V1 से V2. एंड दिस विल बी dV बाय V. इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो दिस विल बिकम NCV ln T2 बाई T1, और ये हो जाएगा NR ln V2 बाई V1. माइनस NR ln V2 बाय V1. ये रिलेशनशिप क्लियर है हम लोगों को? इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है.
इसको नोट नोट कर लीजिए। एंड दिस इज समथिंग जिसको आप हर कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इट इज द मोस्ट जेनरिक एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन, or the change in entropy calculation between any two states. Okay. Okay. एक और एक्सप्रेशन इसी से बहुत ही रिलेटेड होता है, ये जैसे सीवी के टर्म्स में है ना, तो सीवी को मैं हमेशा सीपी माइनस आर लिख सकता हूँ आइडियल गैसेस के केस में, राइट। हेलो। सीवी को आई कैन ऑलवेज राइट एज सीपी माइनस आर, और सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। जैसे CV इज इक्वल टू CP माइनस आर हम लोग लिख सकते हैं ना फॉर आइडियल गैसेस। इफ दिस इज ट्रू, तो इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस विल बिकम N CP माइनस आर इंटू ln T2 by T1 माइनस NR ln V2 by V1 and this is NCP ln T2 by T1, और बाकी जो है दिस विल बिकम माइनस NR ln T2 by T1 माइनस NR ln V2 by V1। इन दोनों को हम लोग एक साथ लिखते हैं, तो इट विल बिकम NCP ln T2 by T1 minus minus, so it will become minus and NR ln V2 T2 by V1 T1। PV is equal to nRT, और V is equal to nRT by P।
V2 by V1 is equal to NR T2 by P2 divided by NR T2 by T1 by P1. NR cancel. That implies V2 by V1 is equal to T2 by T1 into P1 by P2. अरे just a mistake. I'm sorry. यहाँ पर डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज माइनस पी डीवी ना, ये प्लस साइन आ जाता है यहाँ पे. आई मेड दिस मिस्टेक, दिस स्मॉल मिस्टेक. यहाँ पे ये सही है. दिस इज डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस साइन आ जाता है. एंड दैट इज दिस रिलेशनशिप विल देन बिकम दिस दिस, ये हर जगह पे प्लस हो जाएगा. ठीक है. एंड अभी अब करेंगे तो सही हो जाएगा. दिस, ये माइनस साइन है एंड ये प्लस है. ये प्लस करके दिस वन इज गोइंग टू बी V2 by V1 into T1 by T2. ये रिवर्स हो जाएगा. प्लस इसको करेंगे तो रेशियो विल बिकम रिवर्स, V2 T1 by V1 T2. और या फिर यहीं से डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं V by T is equal to NR by P V2 T2 divided by V1 T1 is equal to NR P2 divided by NR P1. This will become equal to V2 by V1 into T1 by T2 is equal to T1 by P2. NR will get cancelled, T1 will come upward. So this is the relationship we are going to have. And this can be written as NCP ln T2 by T1 plus NR ln P1 by P2. ठीक है. और इसको P2 by P1 लिखने के लिए अगर हम करते हैं तो दिस विल बी रिटन एज NCP ln T2 by T1 minus NR ln V2 by V1. Sorry, P2 by P1. P2 by P1. Ratio got inverse, the sign will become negative. So delta S in terms of Cp and pressure change can be given like this, and volume Cv and volume change can be given with the help of the above equation, the first one from which we have derived. And these are the two most generic equations through which you can calculate the delta S of any system, delta S of any system or for any process for that matter, with the help of these two formulas. Okay. तीन चार बेसिक प्रोसेसेस जो हमने देखे थे पहले, एक था आइसोबारिक
ठीक है, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। ठीक है, इन सब के रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होगा। सो इफ प्रोसेस इज आइसोबारिक, बारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम है, P2 इज इक्वल टू P1, तो डेल्टा एस ऑफ द प्रोसेस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस विल बिकम सिंपली इक्वल टू NCP ln T2 by T1। इज इट ओके? For isobaric case, it is always going to be NCP ln T2 by T1. Am I right? Hello. Yes. Isoporic के लिए we can use the first relationship. Volume are going to be same and therefore it will be simply this relationship which is going to stand. So for isoporic system, the delta S will be N CV T2 by T1. If it is going to be isothermal case, then delta S will be equal to isothermal, ये कंडीशन लेकर के चले या फिर ये कंडीशन लेकर के चले, इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म रहेगा NR ln V2 by V1 या फिर माइनस NR ln P2 by P1। ठीक है, so it is going to be NR ln V2 by V1 is equal to minus NR ln P2 by V1। ठीक है, अब एडियाबेटिक रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, अगर प्रोसेस एडियाबेटिक और रिवर्सिबल भी है तो वी नो दैट एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, DQ इज इक्वल टू जीरो, राइट। एडियाबेटिक प्रोसेस का थीम क्या होता है, द DQ विल बी जीरो, और अगर वो प्रोसेस रिवर्सिबल भी है तो DQ रिव हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। Is it right? And if dq rev is equal to Yes. 0, then delta S for this process should also be equal to 0, isn't it? By definition, ये सारी चीजें हम कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, the basis is this equation dq rev by t। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में dq एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है, हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग अगर जीरो है तो entropy change of the system जो होगा that will also become equal to zero, isn't it? हेलो, Yes, sir. बात समझ में आ रही है? ओके, अब दूसरी चीज देखते हैं, जैसे अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में द प्रोसेस इज आइसोबारिक, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है और उससे हमारा स्टेट चेंज जो है T2 T1, T1 से T2 एंड V1 से V2 तक जाता है, ठीक है, तो इसमें लॉजिक ये होता है ना कि इंट्रोपी जो होता है दैट इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है, दैट इज अ स्टेट फंक्शन। तो अगर मैं एक कोई भी चेंज बिटवीन टू स्टेट्स, स्टेट वन एंड स्टेट टू, state 1 which is P into T1, P T1 V1 and P T2 V2,
यही कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ से ये चेंज किया हमने, एंड वी आर सेइंग कि ये चेंज जो है ये रिवर्सिबल ना हो करके इरिवर्सिबल, ठीक है। तो लेट इट बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इट डज नॉट मैटर टू अस मच, क्योंकि एंट्रोपी जो है मेरी वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। If entropy is a state function, the change in entropy between these two states is going to be always same, whether the process is reversible or irreversible, isn't it? Yes, sir. ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? Yes, sir. So, irrespective of whether the process is reversible or irreversible between these two cases or these two states, the entropy change will always be the same. ठीक है? हाउएवर यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज सिर्फ ये होती है कि अगर रिवर्सिबल चेंज से हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो द dq change, change in heat which is there, this will not be equal to dq irreversible, ठीक है। dq जो चाहिए होगा दोनों प्रोसेसेस के लिए वो डिफरेंट होगा, दैट इज ट्रू, बट डेल्टा s is going to be what? That is going to be always same if the states are same. Is it okay? Even though states are same, the dq rev in, sorry, dq rev and dq e rev will not be same between the two states, or in bringing it via reversible and irreversible. That is very much fact, क्योंकि dq जो होता है वो क्या होता है, q क्या होता है, that is a path variable, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। रिवर्सिबल अगर करेंगे तो कुछ अलग अमाउंट लगेगा, इरिवर्सिबल करेंगे तो कुछ अलग अमाउंट लगेगा, ठीक है। सो ये तीनों फॉर्मूले जो होते हैं ये एज इट इज हो जाते हैं स्टेट चेंज के हिसाब से। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देर इज नो चेंज इन फॉर्मूला। द फॉर्मूला, अगर स्टेट्स हमारे सेम रह रहे हैं, इफ द स्टेट्स आर सेम, सर थोड़ा जूम आउट कीजिए। हाँ एक सेकंड मैं लिख लूँ। हम्म डन सर।
इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर कोई इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो DQ इरिवर्सिबल क्या होगा? अगर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो DQ in irreversible process, this is always going to be equal to 0. But if this is 0, does it always guarantee that DQ rev will also be equal to 0? Does this guarantees this? No. Right? ये बात समझ पा रहे हैं हम लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर एक प्रोसेस को इरिवर्सिबली कर रहे हैं और उसमें मैंने कोई हीट सप्लाई नहीं किया है एंड स्टिल सम चेंजेस क्रिएट हुए हैं, उसी चेंज को अगर रिवर्सिबली करने जाऊंगा तो क्या हीट एक्सचेंज जो होएगा, विल इट बी जीरो अगेन और विल इट नॉट बी जीरो? Rather, let me put it like this: can we surely say that if I'm going to do the same process reversibly, my heat change will be equal to zero always? No, we cannot say that. ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इरिवर्सिबल में किसी काम को अगर कर रहे हैं और जीरो अमाउंट ऑफ एनर्जी जा रहा है मेरा, दैट डज नॉट मीन रिवर्सिबली अगर हम उस काम को करेंगे तभी मेरा जीरो अमाउंट की एनर्जी जाएगा, ठीक है? अगर जीरो अमाउंट ऑफ एनर्जी जाता है तो दैट इज जस्ट अ सियर कोइंसिडेंस। क्योंकि पाथ बदल दिया तो DQ जो है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, ठीक है? दैट इज फॉर श्योर। अगर कभी किसी पर्टिकुलर कंडीशन में इसका DQ भी जीरो है और इसका भी DQ जीरो आ रहा है, दैट इज सियर कोइंसिडेंस। इज इट ओके? Yes, sir. It is going to be just a sheer coincidence. Otherwise, if this is between state 1 and state 2, irreversible अगर हम change कर रहे हैं, and if my DQ is 0, this does not guarantee that DQ rev अगर इसी दो state के बीच में reversible change करेंगे हम लोग, तो this will be equal to 0 only. Mostly it is going to be not equal to 0. ठीक है? Not equal to 0. That is for sure. ठीक है? अब होता क्या है कि जब भी हम लोग irreversible adiabatic प्रोसेस करते हैं ना, तो we have to keep a close watch at what are my state 1 and state 2 are. ठीक है? स्टेट 1 मेरा क्या है और स्टेट 2 क्या है? क्योंकि इस कंडीशन में अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो अब क्यू रेफ तो हमारे पास रहेगा नहीं, और क्यू रेफ नहीं रहेगा तो पैरेलली हम क्या कर सकते हैं, स्टेट 1 और स्टेट 2 अगर नोटिस है मेरे पास, मुझे पता है कि क्या है, तो यानी मुझे टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस वगैरह पता होंगे, तो ये जनरल एक्सप्रेशन लगा करके मैं यहाँ पे इरिवर्सिबल इंट्रोपी चेंज निकाल सकता हूँ, ठीक है? बाकी और कोई रास्ता मेरे पास नहीं होता है। इट इज ओनली दैट बाय नोइंग द स्टेट 1 स्टेट 2 ऑफ द सिस्टम in the irreversible change, I can find out my delta S. Are you getting this point? So इस वाले केस के लिए it is going to be given by the original general formula, that is NCP ln T2 by T1 minus NR ln P2 by P1, या फिर MCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1. V2 by V1 okay. P2 by V1.
ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. और ये स्टेट्स कहाँ से आएंगे? स्टेट वन एंड स्टेट टू हैज टू बी नोन, दैट इज समथिंग स्टेट वन एंड स्टेट टू हैज टू बी फाउंड, हैज टू बी फाउंड। ठीक है, इसमें जनरल रूल ही अप्लाई होता है, इसमें हम नहीं बोल सकते कि डी क्यू सॉरी डी क्यू ई रेव इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर डी क्यू लिख लेंगे, डी क्यू या क्यू ई रेव इज डी क्यू ई रेव इक्वल टू जीरो does not mean dq rev is equal to 0। ठीक है, ये एक की इंफॉर्मेशन है जो हमारे दिमाग में रहना चाहिए, वी विल यूटिलाइज इट। जैसे देखो जनरली क्या होता है कि अगर वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन वगैरह करने जाते हैं ना, तो वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन जो होता है दैट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ही कम होता है। तो अगर कोई भी चीज हम रखते हैं, कोई भी सिस्टम जिसके अंदर थोड़ा भी प्रेशर है, 1 atm प्रेशर भी अगर है, और बाहर अगर वैक्यूम है, तो ये फटाफट एक्सपैंड कर जाएगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब उस एक्सपेंशन में होता क्या है कि हीट एक्सचेंज जो होता है दैट इज जीरो। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल ऑपोजिशन है नहीं, तो वर्क डन भी नहीं होता और हीट एक्सचेंज भी नहीं होता, इंटरनल एनर्जी चेंज भी नहीं होगा, बट इंट्रोपी का चेंज होता है। ठीक है, बट इंट्रोपी का चेंज होता है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. और होगा भी। टेम्परेचर मान लीजिए आपने हीट एक्सचेंज नहीं किया तो टेम्परेचर आपका नॉन चेंजिंग रहेगा, बट प्रेशर या वॉल्यूम, चूंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर या वॉल्यूम तो चेंज करेगा। जैसे पहले आपने कंप्रेस इसको, ये इतने वॉल्यूम में था, बाद में ये इतने वॉल्यूम में एक्सपैंड हो जाएगा, तो ये V1 हो गया और ये V2 हो गया, V2 इज गोइंग टू बी लार्ज। तो ये वाला सेकेंड वाले फॉर्मूले से देखेंगे तो NR ln V2/V1, डेल्टा एस क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन में, और ये वाला भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर वन जो होगा वो ज्यादा होगा, राइट? P1 is going to be greater than P2. If P2 is smaller and P1 is larger, this ratio is going to be less than 1. लेस देन 1 होगा तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फाइनली नेट वैल्यू विल ऑफ डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? और ये स्पेशली फ्री एक्सपेंशन के केस में ही होता है, जहां पर ये डिस्टिंक्टिवली क्यू इरिवर्सिबल जो होता है वो जीरो रहेगा। बट क्यू इरिवर्सिबल जीरो होने का मतलब ये नहीं होता है कि डी क्यू रेव जो होगा वो भी जीरो होगा, और वो चूंकि जीरो नहीं होता है, इसी की वजह से डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज जो होगा फ्री एक्सपेंशंस में, वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेकर के रहता है। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द फर्स्ट टर्म बीइंग इक्वल टू जीरो। मेकिंग सेंस? Yes, sir. ओके, लेट अस नाउ मूव ऑन। सो दीज आर द की थिंग्स जिसके थ्रू आपके मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट मी talk a bit about uh, see, अभी मैं डेल्टा एस जेंटल यूज कर रहा था। आई वॉज नॉट वेरी पर्टिकुलर, मतलब थोड़ा पर्टिकुलर था, हर बार सिस्टम सिस्टम बोल रहा था मैं। डेल्टा एस फॉर सिस्टम, ठीक है, डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग एंड डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स, these are three important parameters for us, and they play like this: that delta S universe is equal to delta S system
प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, अब ये जो भी इक्वेशंस हमने डेराइव किया है, ठीक है, डेराइव तो किया है हमने सिस्टम के लिए ही, ठीक है, but they are equally applicable for calculation of surroundings as well। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिस्टम जो है मेरा वो एक बहुत ही स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, ठीक है, एंड सराउंडिंग जो है वो इट्स अ बिगर सिस्टम वी कैन से, इजंट इट? अगर ये मेरा पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, if this entire thing is my universe, इसमें से एक स्मॉल पोर्शन हमने लिया, दिस इज माय सिस्टम, इफ आई कॉल दिस एज माय सिस्टम, the rest of this is surrounding, so can I say that this is a larger system? Is it okay? Yes, sir. ये मेरा स्मॉलर सिस्टम है और ये लार्जर सिस्टम है, और दोनों सिस्टम मिला करके मेरा यूनिवर्स बन रहा है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला मैंने सिस्टम के लिए डिराइव किया वो एग्जैक्टली मेरे लार्जर सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, isn't it? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरी चीज, एक और चीज यहाँ पर हम लोग ये समझ लेते हैं कि बहुत ही क्रूसियल है, सिस्टम में चाहे जिस तरह के भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, सिस्टम चूंकि बहुत स्मॉलर पोर्शन ऑफ यूनिवर्स होता है, तो इसमें चेंजेस रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल कैसे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वे वी आर पुटिंग इट, पुटिंग इट टू हैपन, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस में, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस में चूंकि सराउंडिंग जो होता है मेरा वो बहुत ही बड़ा सिस्टम है, ठीक है, तो 99.9% ऑफ द प्रोसेसेस में सराउंडिंग हमेशा रिवर्सिबली ही बिहेव करता है, ठीक है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? इट डजंट मैटर वेदर सिस्टम इज बिहेविंग रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली, the surrounding always behaves irreversibly except in few cases। irreversibly इसके हमेशा बिहेव करने के लिए रीजन क्या होता है रिस्पॉन्सिबल, दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखिए, सिस्टम इरिवर्सिबली क्यों बिहेव कर रहा है क्योंकि हमने अचानक से, अगर स्लो स्लो अगर हम उसको हीट सप्लाई या प्रेशर फोर्स वगैरह अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, ये मेरा सिस्टम है, इसके ऊपर अगर अचानक से हमने बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगा दिया, ठीक है, या अचानक से बहुत ज्यादा हीट नहीं सप्लाई कर दिया, इज इट ओके? तो इसके अंदर चेंजेस इरिवर्सिबल नहीं होंगे, राइट। रिवर्सिबल चेंजेस होंगे अगर स्लो स्लो प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो द प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल। अगर एक साथ बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया तभी प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। लेट अस कंसीडर सराउंडिंग। Surrounding is so big that no matter how large Q you are going to give, ठीक है, surrounding is so big that no matter how large Q you are going to give through any of the physical processes which you plan on Earth, ठीक है, it's not going to alter the heat content of the surrounding by a large margin। Is it true? ये बात मेरी समझ में आई, एक क्वालिटेटिव बात, Yes, sir. ठीक है। अब एक्सेप्ट फ्यू प्रोसेसेस मैंने बोला
वो एक्सेप्ट फ्यू प्रोसेसेस क्या है, जैसे अब देखो, अगर हमने मान लो कोई न्यूक्लियर फ्यूजन कर दिया या फिजन कर दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी अ बिट सब्सटेंशियल फॉर सराउंडिंग, ठीक है, और एटलीस्ट वी कैन से कि नियर बाई सराउंडिंग के लिए, जैसे यहाँ पर हमने न्यूक्लियर बम फोड़ा, तो पॉसिबली इस जोन के लिए द हीट डेसिपेटेड विल बी डेफिनेटली लार्ज इनफ, ठीक है, बट पूरे सराउंडिंग के लिए अगर लेते हैं, पूरे यूनिवर्स पूरे सराउंडिंग के लिए लेते हैं, तो इवन दैट इज वेरी स्मॉल। तो अगर मेरा सराउंडिंग, अगर मैं इस पर्टिकुलर जोन को अपना एरिया ऑफ कंसर्न मानता हूं, यानी बेसिकली इसको सिस्टम मान लिया मैंने, तो बस हो ये रहा है कि हमारे सिस्टम का डेफिनेशन बड़ा हो जा रहा है, सराउंडिंग इज स्टिल अनचेंज, नॉट मच चेंज, ठीक है। इट्स सिंपली लाइक हिरोशिमा नागासाकी में 19 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम हमने गिराया, इंडिया में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, राइट, या फॉर दैट मैटर अफ्रीका के जिम्बाब्वे में उसका कोई इम्पैक्ट फील नहीं हुआ। It was only in Japan which it was failed. If not, I mean, नागासाकी हिरोशिमा तो बर्बाद हुए हैं, बट जापान में एटमैक्स उसका एक्सपीरियंस हुआ, फील हुआ, ठीक है, कि कुछ गड़बड़ हुई हुई है, थोड़ा आजू बाजू का रीजन बहुत ज्यादा हीट हुआ एंड थिंग्स लाइक दैट, बट उससे इंडिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट, इंडिया में रहने वाले लोगों के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उनको नहीं फील हुआ कि अरे आज गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि जापान में एटम बम एक्सप्लोड हुआ है, राइट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, या फॉर दैट मैटर कहीं पर भी कोई मिसाइल दागा जाता है तो इंडिया के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दैट मीन्स, और वहां पर जो हीट, वहां के लोकल एरिया में ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रॉब्लम होएगी, बट दैट सिंपली मीन्स कि हमारा डेफिनेशन ऑफ सिस्टम हैज गॉटन इन लार्ज, सराउंडिंग के ऊपर इफेक्ट अभी भी नील है और हमेशा नील रहता है, देयर इज हार्डली और एनी प्रोसेस, जैसे बिग बैंग जैसा अगर कोई प्रोसेस होता है जहां पर पूरे यूनिवर्स की सारी चीजें डिसरप्ट हो रही हैं, यानी पूरा यूनिवर्स ही एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है, देयर इज नो सराउंडिंग एट ऑल, तो ऑब्वियसली सारी चीजें डिसरप्ट होंगी, ठीक है, बट अगर किसी भी स्मॉलर स्केल पर हम चीजों को देख रहे हैं, तो हमारा सराउंडिंग के अंदर चेंजेस जो होता है दैट इज ऑलवेज रिवर्सिबल, doesn't matter whether system is changing reversibly or irreversibly, ठीक है, so we can take this point, changes in surrounding are are always reversible, reversible, no matter, no matter whether system is changing reversibly or irreversibly. The surrounding always changes reversibly as it is too large and hence
any practically large queue supplied to it is still very small heat change is very small proportionate heat change very small proportionate heat change in surrounding surrounding compared to its compared to its original large heat content. ठीक है so that is the explanation now we can ये note कर लो and then we'll move on to the next thing okay. Now let me define the फंडामेंटल सेकेंड लॉ ठीक है वो शुरू में दोनों जो बताए हैं मैंने वो एक्चुअली एप्लीकेशन इट्स अ स्टेटमेंट pertaining to second law but from the perspective of application of the second law है ठीक है कैल्विन स्टेटमेंट या क्लॉजेस स्टेटमेंट जो है वो एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ से ज्यादा रिलेटेड है rather than फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि आप कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करेंगे ठीक है स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड स्पॉन्टेनियस कैन समबडी टेल मी
आप लोग की अंडरस्टैंडिंग क्या है व्हाट लिटरल मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? Literal meaning, I'm asking about literal meaning of word spontaneous. Any guesses? अरे डिक्शनरी का मतलब बताना है यार तुम लोगों को। स्पॉन्टेनियस वर्ड नहीं सुना है हम लोगों ने? स्पॉन्टेनियस हैपनिंग एट सेम टाइम, हैपनिंग इमीडिएटली, ठीक है। और कुछ? So it can also be said as impulsive, like it's Impulse, instant. sorry, yes, yes, go ahead. Yeah, like it's, yeah, impulsive. हाँ, fine. Impulsive, uh, all the statements are right. I mean, whatever you guys are saying, ठीक ठाक है। यहाँ पर एक चीज जो पर्टिकुलर है, लाइक हाउ thermodynamics or science thinks of it, you may find it like spontaneous word जिसको हम यूज करते हैं, अब साइंस में हम जिस तरीके से उसको यूज करते हैं spontaneous, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सी इमीडिएट, या सॉरी आपने क्या वर्ड यूज किया प्रतीक्षा? So I said impulsive. हाँ, impulsive, and Cyril used the word immediate, happening at same time, ठीक है। ये सारे किसी ना किसी फॉर्मेट में स्पॉन्टेनियस को रिलेट करते हैं। हमारा जो मतलब थर्मोडायनेमिक्स जो इसको देखता है वो देखता है एनीथिंग हैपनिंग ऑन इट्स ओन, हैपनिंग ऑन इट्स ओन एंड फास्ट, ठीक है। सो for thermodynamics the spontaneity is something which relates more to the word happening on its own, that is happening without an external assistance, ठीक है। if anything is happening on its own without any external assistance, we are going to call it as spontaneous, ठीक है। and obviously the this thing क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज गोइंग टू हैपन फास्ट, ठीक है। फास्ट मतलब एक सब्सटेंशियल रेट पर होता रहेगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस से मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट हैपन ऑन इट्स ओन, वेदर स्लो और फास्ट नॉट डिफाइंड। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनियसली जो है ये फास्ट से भी रिलेटेड नहीं होता है, ये फास्ट थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए होता है, बट बेसिक डेफिनेशन जो होता है स्पॉन्टेनिटी का, दैट इज रिलेटेड ओनली अप टू दिस पॉइंट, हैपनिंग ऑन इट्स ओन, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है? जो स्पॉन्टेनियस नहीं है, यानी जो खुद से नहीं होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉट हैपनिंग on its own, happening on its own, or happens on external assistance. Is it okay? Oh,
entropy of universe always increases in spontaneous processes. ठीक है, और अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज, दैट इज डेल्टा एस यूनिवर्स will always be greater than zero. ठीक है, delta S universe will always be greater than zero for spontaneous process. यहाँ पर एक चीज और लेते हैं, अगर रिवर्सिबली चीजें हो रही हैं, ठीक है ना, तो इट मे बी द केस दैट डेल्टा यूनिवर्स मे रिमेन इक्वल टू जीरो. ठीक है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल चेंजेस डेल्टा एस यूनिवर्स is equal to zero for reversible changes, reversible processes. ठीक है, और इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स नेवर डिक्रीजेस. ठीक है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स नेवर डिक्रीजेस और इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. ठीक है, ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एनी प्रोसेस विच इज गोइंग टू टेक प्लेस. और सी, अब कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है, ठीक है ना, या तो लाइक अगर खुद से हो जा रहा है, ठीक है, तो वो स्पॉन्टेनियस है. अगर खुद से नहीं हो रहा है, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह को काम करा रहे हैं हम लोग, तो ये खुद से तो कूलिंग हो नहीं रही है, वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल डिवाइस जो उसको कर रहा है. ठीक है, तो ये डिवाइस जो है ये मेरा सिस्टम हो गया. और डिवाइस जब काम कर रहा है, ये डिवाइस का काम करना जो है वो तो खुद से ही कर रहा है. डिवाइस को हम अलग से काम कराने के लिए कोई अलग से डिवाइस तो रखे नहीं है, राइट. तो डिवाइस व्हेन स्टार्ट्स वर्किंग दैट इज डूइंग द कूलिंग स्पॉन्टेनियसली. ठीक है, नाउ इसको कराने के लिए वी आर अगेन changing the entropy of the universe and that change is going to be always positive. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है. बेसिकली हमने क्या किया, हमारे सिस्टम का स्कोप हमने बढ़ा दिया. पहले हमारा सिस्टम क्या था, जो मटेरियल जिसको कूल करना था वो था, उसमें से बाहर हीट निकालना था, नहीं हो पा रहा था हमसे. तो अब इसको स्पॉन्टेनियसली करने के लिए हमने एक डिवाइस के अंदर इसको डाल दिया, तो मेरा सिस्टम क्या हो गया, बड़ा हो गया. दिस डिवाइस इज माई सिस्टम. ठीक है, ये डिवाइस क्या कर रहा है, हीट को बाहर निकाल करके फेंक रहा है. एंड दिस इज डूइंग स्पॉन्टेनियसली, राइट. इट इज डूइंग ऑन इट्स ओन. ऑब्वियसली यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, इसके पास कुछ एनर्जी हम दे रहे हैं और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ये बाहर फेंक रहा है, हीट को एक्सट्रैक्ट करके हीट को फेंक रहा है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ इन दिस प्रोसेस it is obviously increasing the entropy. I mean, ये spontaneously हो रहा है तो the process entropy of universe is automatically increasing. Is it okay? Yes, sir. ठीक है, so in totality हमने फ्रिज वगैरह या एसी लगा करके क्या किया, अपने सिस्टम के स्कोप को बढ़ा दिया, सिस्टम को इनलार्ज कर दिया, राइट.
उसमें कुछ एडिटिव चीजें डाल दी जिससे हमारे सिस्टम की प्रोसेसिंग जो है वो इनहांस हो गई एंड अल्टीमेटली दिस थिंग सर्वाइव्स. So delta S universe greater than equal to 0 always. This is delta S universe is greater than or equal to 0 always. ठीक है. Under any circumstances, this is always going to hold true, and this is our core or basic second law of thermodynamics. ठीक है. Entropy change during entropy change of universe is always greater than equal to 0 is SLOT. अब यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना है हमको. This delta S universe is a composite of delta S system and delta S surrounding, right? The two things taken together are going to increase always. ठीक है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम हमेशा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल ऑलवेज इंक्रीज और डेल्टा एस सराउंडिंग विल ऑलवेज इंक्रीज. ठीक है. that is not guaranteed, but the sum of these two is always going to increase. Is it okay?